ये एक कैपेसिटर था। हम लोग हमेशा क्या करते थे कि पूरे कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक भरते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को दो तरीके से कर सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द थिकनेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द गैप, यानी ये जो गैप डी का है उस गैप को फिल करने के लिए दो डाइलेक्ट्रिक हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा ये D1 गैप में सेम एरिया का एक डाइलेक्ट्रिक भरा है D1 का, और बचे हुए D2 गैप पे उसी एरिया का दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द गैप। यानी एक कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक भरे हैं और वो डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दूसरा चीज क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। मतलब सोचा एक कैपेसिटर है और उसको मैंने दो डाइलेक्ट्रिक से फिल किया है और दोनों का ही डी सेम है, जैसे इसका डी और कैपेसिटर का बीच का गैप सेम है, यानी गैप पूरा है, बट इतने का एरिया A1 है और कैपेसिटर का एरिया कुछ A है। इस एरिया को पूरा भरने के लिए एक और डाइलेक्ट्रिक यूज किया जिसका एरिया कुछ A2 है, सच दैट A1 और A2 मिला के क्या है, A है। यहां क्या था, D1 D2 मिला के क्या था, D था। यहां दोनों के एरिया सेम थे, D अलग अलग थे, यहां दोनों का D सेम है ना, D सेम एज कैपेसिटर। कैपेसिटर यहां क्या था, A सेम एज कैपेसिटर। एरिया कैपेसिटर जितना था, गैप दो ने मिलके इसको भरा है। तो यार ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, ये मुद्दा है। अच्छा बता, पूरा किसी कैपेसिटर को एक डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया जाए के से, तो उसका नया कैपेसिटेंस के सी हो जाता है, ये सबको पता है। लेकिन अब इसको K1 से इधर भरा है, K2 से इधर, तो ये आंसर कुछ अलग आना चाहिए। इतना सबको समझ में आ रहा है। अब ये पहले जैसा नहीं रहा, इसमें K1 का टर्म भी आना चाहिए। और तो यार इसका सी लाने का मैं सीधे मेथड बता रहा हूं, इसकी भी कुछ डिटेल होगी जो मैं छुपा रहा हूं। हाँ मैं छुपा रहा हूं। K1 ये तो यार D1 गैप से भरा हुआ एक कैपेसिटर इमेजिन करना है ये एक ही, मगर इसको मैं दो कैपेसिटर में तोड़ने वाला हूं। एक D1 तक भरा हुआ और एक कैपेसिटर D2 पूरा भरा हुआ, किससे, K2 से। और ये इक्विवेलेंट है इन दोनों के, ये इक्विवेलेंट है इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा। यानी यार इस A और B के अक्रॉस अगर कोई पूछे C कितना है, इस A और B के अक्रॉस C कितना है, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि जितना इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है उतना इस अकेले का है। हालांकि दो कैपेसिटर यहां नहीं है, डाइलेक्ट्रिक दो हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा आता है मानो ये दो कैपेसिटर के बराबर है। मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना, ये पूरा K1 से भरा है D1 गैप, इसका कैपेसिटेंस कितना D2। अब कोई कहते हैं इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो C इफेक्टिव कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C1 की जगह ये रख देंगे। क्या ये डिवाइड वाली चीज ऊपर लिख सकते हैं, यहां क्या एप्सिलॉन A K2/D2, ये C इफेक्टिव का तरीका होगा। तुम चाहो तो यार यहाँ एप्सिलॉन A कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा D1/K1 D2/K2। यार ये ध्यान रखना, ये 1/C इफेक्टिव का आंसर है। अगर C इफेक्टिव लाना है तो अभी इसमें और मेहनत करना पड़ेगी। क्लियर है, अगर कोई C इफेक्टिव लाना चाहता है तो ये आंसर होगा एप्सिलॉन A K1 K2 D1 K2 D2 K1। देखो K1 K2 एलसीएम लोगे तो K2 D1 K1 D2 आएगा, फिर उसको पलट दोगे, यही तो आएगा। बट ठीक है, ऐसे ही लुक में अक्सर आंसर मिलते हैं, इसी लुक में आंसर मिल जाएंगे। कितनी बार जनता को समझ में आ गई। अभी कहानी और है, नीचे जगह छोड़ना है, इतना समझ लें, हजम कर लें पहले।
इतनी बात समझ में आ गई। तो यार एक चीज तो ये पूछा जाएगा कि इसका सी कितना है, वो सी निकालना हमने सीख लिया है। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, के इफेक्टिव। के इफेक्टिव, और जब भी यार के इफेक्टिव पूछा जाएगा तो उस केस में हमें यार इसका के इफेक्टिव का मतलब क्या है कि पूरे कैपेसिटर को हम दो डाइलेक्ट्रिक के बजाय एक डाइलेक्ट्रिक से भरें। किससे भरें? एक से। तो के कितना होना चाहिए सच दैट कि इसका सी और इसका सी सेम हो जाए। इफेक्टिव का हमेशा यही मतलब होता है कि जो इसका असर है वही इसका हो जाए। तो हमें एक के कितना लेना चाहिए? यहां दो के थे, यहां एक के है। तो मुझे बताओ, ये इसका इफेक्टिव डायग्राम है। अगर तुम्हें इसका सी लिखना हो तो इसका सी तुम क्या लिखोगे? इसका सी लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए के इफेक्टिव बाई डी, लिखोगे कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं कि ये सी इफेक्टिव इसका सी इन दोनों के सी इफेक्टिव के बराबर है। तो इसी फॉर्मूले में मैं सी इफेक्टिव की जगह लिखने वाला हूं एप्सिलॉन नॉट ए के इफेक्टिव डी बराबर क्या? एप्सिलॉन नॉट ए डी वन बाई के वन डी टू बाई के टू। क्या एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, तो डी के इफेक्टिव आ गया। क्या डी बाई के इफेक्टिव बराबर कितना आ गया? डी वन बाई के वन डी टू बाई के टू। क्या जनता समझ पा रही है? ही के इफेक्टिव लाने का तरीका हो गया। अच्छा, इतना देख के भी कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा है कि जो लुक सी इफेक्टिव का होता है लगभग वही लुक के इफेक्टिव का आया है कि नहीं, वन बाई वाला। तो कई बार आंसर का सेंस हमें ऐसे भी लग जाता है कि ये सीरीज रहा है, सीरीज में आंसर का लुक ऐसा आएगा, ये हमें अंदाजा पहले से लग जाता है। क्या जनता समझ गई है? अभी डिस्कशन 2 के लिए था, 3 के लिए हो तो नहीं हो सकता, एक और आ जाएगा। तो इतनी कहानी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको समझ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है अगले वाले डिस्कशन में। बिल्कुल सीरीज आया है तो पैरेलल बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे करण आता है तो अर्जुन आता है। करण अर्जुन में डायलॉग बोलता है ना, करण आ गया है वहां तो अर्जुन भी जरूर आ जाएगा। तो अगर सीरीज आ गया है तो फिर पैरेलल भी जरूर आ जाएगा। मूवी का नाम है करण अर्जुन, पहले जमाने की मूवी है, मेरे जमाने की। क्या यार तुम लोग किस जमाने की मूवी देखा करते हो? अच्छी मूवी थी। तो यार ये K1 से भरा हुआ पूरे गैप में, और कितने एरिया में? A1 एरिया में। ये K2 से भरा हुआ पूरे गैप में, क्योंकि गैप तो पूरे का D था। ये कितने एरिया में? A2 एरिया में। क्या ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ी है? तो जोड़ दो। ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ी, अरे एक ही प्लेट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ऑब्वियसली यार ये पैरेलल होना ही चाहिए। बल्कि ये ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, वो लग रहा हो चाहे न लग रहा हो, ये ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कि यार ये प्लेट का हिस्सा इस प्लेट से जुड़ा है, ये प्लेट का हिस्सा इस प्लेट से जुड़ा है, तो ये कॉमन हाई हो गया और ये कॉमन लो हो गया। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? पैरेलल। तो इसका सी इफेक्टिव क्या होना चाहिए? C1 प्लस C2। C1 की जगह क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट ए K1 बाई डी, और C2 डी। ये सी इफेक्टिव का आंसर है अगर मुझे केवल सी इफेक्टिव लाना हो तो। और क्या लाना पड़ सकता है? तो अगर इसी का कोई इफेक्टिव डायग्राम बनाए और दो की जगह एक डाइलेक्ट्रिक भरे, दो की जगह एक डाइलेक्ट्रिक भरे, तो उसका सी क्या लिखेगा? ये लिखेगा कि नहीं? तो अगर मुझे के इफेक्टिव लाना है, क्वेश्चन ही है के इफेक्टिव लाना है, तो तुम्हें सी की जगह क्या लिख देना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट ए के इफेक्टिव बाई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट A1 एप्सिलॉन नॉट A2 K2 बाई डी। डी डी कैंसिल, एप्सिलॉन कैंसिल, तो के इफेक्टिव का आंसर आएगा A1 K1 A2 K2 बाई ए। क्या जनता समझ पा रही है यार? सी इफेक्टिव पूछा जाएगा या के इफेक्टिव पूछा जाएगा?
अगर ये समझ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ गए होंगे। जनता बताए ये क्या है? ठीक है, अगर समझ गए हैं मैं यहां बता दूं कि पूरी प्लेट का एरिया क्या है? ए है, जिसका a/2 एरिया किससे भरा हुआ है? K1 से। और a/2 एरिया किससे भरा हुआ है? K2 एंड K3 से। ये d/2 का है और ये भी d/2 का है। भले देखने में ना लग रहा हो, मान लो। अरे ठीक है, नहीं लगता कई बार। ये पूरा गैप कितना है? d है। तो मेरे दो क्वेश्चन है यार, क्या क्या? राइट C इफेक्टिव एंड K इफेक्टिव। चलो जनता इसको करके दिखाएगी। ये यार इसका सर्विस चार्ज जोड़ लो, जिसका भी हो। ये रोज देखने को मिल रहा है भाई। दूसरा दिन है। स्कूल में जब पढ़ते थे तो कई तरह के चार्ज नहीं लगते थे? हाँ, फीस अलग है, उसके अलावा तरह तरह के चार्ज। आपने जापानी लैंग्वेज के लिए ज्वाइन किया, उसकी अलग फीस लगेगी। आपने डांस क्लास ज्वाइन किया, अलग लगेगी। फिर आपने स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी है तो अलग लगेगी। हाँ, एनुअल फंक्शन की अलग। उस तरह से तो हम लोगों के पास कोई स्कोप ही नहीं यार, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कि जो हमने फीस जमा की है तुम लोगों ने, वो थी ट्यूशन फीस। अब यहाँ बैठने की अलग, एसी के अलग, फैन की अलग, दरवाजा खराब हुआ उसकी अलग, मोबाइल चार्जिंग की अलग, वाईफाई सुविधा की अलग। ये एडिशनल है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन लिखवाना पड़ेगा कि वाईफाई लेने के बाद दूसरे को पासवर्ड शेयर ना करें, वरना उसका ऐसे चार्ज लगेगा। ये सब डिजिटल बोर्ड की तरफ अगर देख रहे हैं, उसकी अलग है, व्हाइट बोर्ड की अलग। हाँ, तो क्या हो, सुनो अकेले केवल। एसी अपने मन से चलाने पे फाइन है, कॉमन चल रहा है तो कोई बात नहीं। कोई भी तोड़ फोड़ होने पे सबसे बराबर चार्ज लिया जाएगा, जितना उसका टोटल चार्ज होगा सबसे टोटल लिया जाएगा। ये भी होता था यार, एक सीट खराब हो गई, उस सीट का कॉस्ट होगा ज़्यादा ज़्यादा 500 रुपये, और 3 लोगों ने खराब करी है तो तीनों लोग 500 देते थे। सब करना पड़ेगा यार, बिजनेस लॉस में जा रहा है। हाँ भाई, कितने लोगों का हो गया यार? ये हो ही गया है। तो यार इसको हमें एक इफेक्टिव डायग्राम बनाना है, जिसमें एक किससे भरा हुआ? K1 से भरा हुआ, a/2 एरिया, D का गैप। दूसरा क्या? दूसरे दो हैं, एक d/2 गैप K2 से भरा हुआ और एक d/2 गैप K3 से भरा हुआ। इसका भी एरिया a/2, इसका भी एरिया a/2। और फिर इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन? पहले तो ये इफेक्टिव डायग्राम सबका बन जाना चाहिए, ठीक है। इन दो का सी इफेक्टिव पहले निकालो, सीरीज वाला, स्पष्ट तौर पे ये सीरीज में है, और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें है? पैरेलल में। तो जनता मुझे बताए कि ये दोनों का क्या रिजल्ट आया है? 1/c इफेक्टिव बराबर 1/c1, दैट इज एप्सिलॉन a/2 K1 डिवाइड बाई d/2 एप्सिलॉन
a/2 K2 d/2। तो यार ये 2 तो डिवाइड ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/c इफेक्टिव का आंसर आ गया है एप्सिलॉन a K1 K2 d K2 प्लस d K1, है ना? ओके, K3 आ गया भाई। अब C इफेक्टिव का क्या आ गया? एप्सिलॉन A K2 K3 डिवाइड बाई D K2 प्लस K3। अच्छा, ये कभी याद रखने लायक नहीं लग रहा? देखो यार, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। भाई C का डायमेंशन, C का फॉर्मूला तो C का डायमेंशन तो होगा ही, दैट इज एप्सिलॉन A बाई D। और उसके बगल में क्या है? K1 K2। क्या बताओ, दो चीजें सीरीज में होती हैं C1 C2, तो रिजल्ट क्या होता है? C1 C2 अपॉन, वही लुक है कि नहीं है? मैं इसलिए बता रहा हूं इस लुक पे ध्यान देने को कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें केवल लुक देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी में जाने की जरूरत नहीं है। सी इफेक्टिव आ गया। इसका सी कितना? एप्सिलॉन A/2 K1 बाई डी। और अब हमें क्या करना है? पूरा सी लाने के लिए, सी इफेक्टिव फाइनल लाने के लिए एप्सिलॉन A/2D K1 प्लस एप्सिलॉन A/D K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3। ये आंसर किसका आया है? सी इफेक्टिव का। कितने लोग आ गया यार? अब हमें क्या लाना था? के इफेक्टिव। तो इस पूरे कैपेसिटर को अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक से भरता तो क्या लिखता? एप्सिलॉन A के इफेक्टिव बाई डी। इतना कॉमन ले ले, K1/2 क्या एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन A/D कैंसिल, के इफेक्टिव का ये आंसर आएगा। क्या जनता देख रही है? समथिंग के प्लस के का सीरीज, इस लुक में आंसर 4 में से नजर आएगा। तो कई बार हमें ऐसे ही समझ आ जाएगा कि यही आंसर होना चाहिए। क्या जनता समझ पा रही है? अगर समझ पा रही है तो शीट है क्या? तो मुझे बताएं आंसर कितने लोगों को फील होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर, ये तो ज्यादा आसान हो गया यार। 54 में प्लेटें ऐसी लेटा के रखी गई भाई, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? अरे देखो तो यार ढंग से, इसी को अगर लिटा के रख दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा ना भाई। यार तुम लोग समझो इस बात को, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये K1 है और ये K2 है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? यार एक प्लेट में K1 भरा है, एक में क्या भरा है? K2। तो ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल में के इफेक्टिव क्या होगा? K1 प्लस हो गया, एरिया A/2 आएगा। तो वो 2 नीचे नजर आ रहा हो जिसमें, और सही डायमेंशन में हो। तो यार माइनस वाला तो सरासर गलत है, हद से ज्यादा गलत है। एप्सिलॉन A/2 है इसलिए 2 डिवाइड में होना चाहिए, तो बी आंसर हो गया यार। क्या जनता समझ पा रही है? सी इफेक्टिव बराबर क्या? एप्सिलॉन A/2 K1/D एप्सिलॉन A/2 K2/D हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 56, बिना पेन चलाए जनता समझे। 56, D1 गैप K1 से भरा है और अगला D/2 किससे भरा है? K2 से। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जनता? सीरीज। और सीरीज में क्या वो K1 K2 अपॉन K2 प्लस K1 टाइप वाला लुक आएगा। और ऐसा केवल एक ही आंसर है, एक ही आंसर है ऐसा, कौन सा? सी। तो सी खत हो गया यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है भाई लोग? जनता समझ गई है?
क्वेश्चन नंबर 52 में ये नजर नहीं आ रहा है कि प्लेटें लिटा के रखी गई कि खड़ी प्लेट ही नहीं दिख रही, सब लाइनें डार्क दिख रही ना। 53 में, 51 में दिख रही प्लेटें? हाँ, क्या बात कर रहे हैं यार, प्लेटें बिल्कुल नहीं दिख रही यार। तो तुम्हें प्लेटें यार, क्योंकि सारे डायग्राम लिटा के वाले हैं तो इधर प्लेटें मान लो। ये दिख नहीं रहा है भाई, उसमें किसको दिख रहा है? किसको दिख रहा है यार? जब तक प्लेटें नहीं दिखेंगी तो सीरीज पैरेलल कैसे डिसाइड करोगे जनता? अभी दिख रही थी, अब नहीं दिख रही हैं। तो ये प्लेटें डार्क कर लो, प्लेटें डार्क कर लो और लिटा के रखोगे तो इसका आंसर ए डी में से कोई है। अगर लिटा के रखोगे तो कुछ आ रहा है, और खड़ा करके ऐसे रखोगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रखोगे तो अलग आएगा। ए और डी में से कोई है, कर लेंगे भाई लोग। दो केस में क्वेश्चन में सी का रेशियो नहीं पूछा है, एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो यार भाई एनर्जी क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो U1 U2 का रेशियो क्या होगा? C1 C2 का। यानी एक इसका C1 लाना है और इसका, और उसके बाद रेशियो लेना। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। हाँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहा है। हम एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। ये किस में है? माय गॉड, लिटाया है तो पैरेलल। ये बता यार, ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिस्टेंस में? यार ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये इससे तय होता है ना भाई। किसमें लिटा के रखा है तो पैरेलल, नहीं तो सीरीज। ऐसा कौन सा नियम है यार? ऐसे तो यार दोनों मैंने वर्टिकल दिखाए थे, ये भी दिखाया था और बगल वाला भी वर्टिकल दिखाया था। एक सीरीज था, एक यार अभी क्या बताऊं मैं जो दुनिया को। ठीक है, दुनिया करेगी। सी इफेक्टिव के आंसर क्वेश्चन नंबर 66 में आंसर देख के कुछ फील आ रहा है भाई। K1 K2 K3 ये किस में है? और उसके साथ K4 किस में है? बस ये करना है। तो अब मुझे देखो, तीन का डिस्कशन K1 K2 K3 का एक जैसा होना चाहिए। ऐसा किस किस ऑप्शन में है? लगभग सभी ऑप्शन में ऐसा ही किया है, सभी ऑप्शन में यही है। लेकिन मुझे बताओ यार, एरिया A/3 तो कौन सा आंसर फिर सही लग रहा है? डी सही लग रहा है, डी सही है। क्योंकि जब आखिरी में तुम सी इफेक्टिव करोगे तो वो कौन सा करोगे? सीरीज वाला ना। तो 1/1 वाला आएगा, तो 1/K4 तो पक्का आना है। और 1/K4 किस में है? फर्स्ट और लास्ट में है, बस वो नंबर थोड़ा अलग है। अब क्या जो रिलेशन K4 का है वो K1 K2 K3 का उसी लुक में तो नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब कौन सा सही है? डी। अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है, क्या इतने से आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि अगर K4 1/K4 में आया है तो कम से कम K1 K2 1/ में नहीं होंगे, वो उनका एक ही जैसा बिहेवियर होगा। खैर, अब अगर प्रॉपर करोगे तो तुम्हें ये बात जवाब समझ में आ जाएगा कि फील कैसे होने लगता है, आंसर कई बार पहले से महसूस होने लगता है। हटा दे भाई लोग, अब कम से कम रेशियो महसूस नहीं होगा उस वाले क्वेश्चन में।
इतनी बात पे किसी को कोई दिक्कत है? चलो और आगे बढ़ते हैं। एक मैंने कैपेसिटर में एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा है मगर वो पूरा नहीं भरा है, पूरा नहीं भरा है, तो इसको कितने कैपेसिटर से बना हुआ मानोगे? एक ही है यार। इसको मैं एक खाली इधर, एक भरा इधर और फिर एक खाली इधर, मैं 3 कैपेसिटर से मान रहा हूं। देखो खाली भरा खाली, और क्योंकि ये डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सीरीज या पैरेलल? सीरीज है। तो यार ये दूरी दी नहीं है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, इसकी t दे रखी है, तो एक x गैप का है एक t गैप का है, तो तीसरा क्या होगा? d माइनस टी माइनस x गैप का है। 3 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जरा हम सीरीज कॉम्बिनेशन के स्टेप लिखते हैं। 1/c इफेक्टिव बराबर 1/c1। c1 क्या? एप्सिलॉन नॉट a बाई x, और k की जगह क्या? 1, क्योंकि उसमें कोई चीज है ही नहीं। दूसरा वाला बताओ इसका, एप्सिलॉन नॉट k, इसका k दिया हुआ बाई t। तीसरा बताओ ए बी, हाँ तीसरा बताओ एप्सिलॉन नॉट a। अच्छा जरा इसको ध्यान से देखो, इनको जोड़ देते हैं। क्या x और माइनस x कट जाएगा तो बचेगा क्या? d माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट a प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट a k। क्या इसको देख के अब हमें समझ में आ रहा है कि अरे यार 3 करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें क्या करना चाहिए था? 2, एक पूरा और एक पूरा भरा, एक पूरा खाली। अब ये t भरा था, टोटल गैप d का था, तो बचा कितना? यानी हम ऐसे भी करते तो वही रिजल्ट आता। ये बात पहले से नहीं पता थी, इसलिए मैंने पूरे स्टेप करके दिखाया कि यानी 3 मानने की जगह 2 मान सकते हो तुम। डायलेक्ट्रिक को एक किनारे पे मान लो और बची हुई खाली जगह अलग मान लो, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो हम भविष्य में अब 2 ही मानेंगे। क्या अब इसका सी इफेक्टिव का अगर आंसर लिखना हो और बढ़िया लुक में, आखिरी लुक में, तो क्या एलसीएम ले लो? एप्सिलॉन नॉट ए के एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा k d माइनस टी प्लस टी। तो सी इफेक्टिव का आंसर कितना आ गया? सी इफेक्टिव का आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी माइनस टी के प्लस टी। कोई दिक्कत है? अच्छा ये मैं k यहां से हटा के डिवाइड में ला सकता हूं, तो ये आंसर पता है कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, मैं चाहता हूं कि लोग इस लुक में याद रखें। क्या इस लुक में याद रख पाएंगे? सी का आंसर एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई k। ये लुक रिकॉल कराना बड़ा आसान है, मैं अभी बताऊंगा क्यों। इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? आराम से देख ले, समझ ले, यहां तक पहुंच जाए। स्टेप काफी ज्यादा है तो हम रिजल्ट को रटना ही चाहेंगे ऑब्वियसली। हालांकि यहां से शुरू करोगे तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, 2 वाले कैपेसिटर शुरू करोगे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हो गया? मुझे बताओ एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के बजाय कंडक्टर भर दिया गया है। क्या भर दिया है?
टी स्पेस में कंडक्टर भर दिया है। कंडक्टर के अंदर क्या खासियत होती है कि वो अपने अगल बगल इतना चार्ज ला देता है कि अंदर की फील्ड क्या हो जाए। तो क्या इस कैपेसिटर में इधर से इधर वाली जगह मीनिंगलेस हो गई। क्यों? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कैपेसिटर के फॉर्मूले में C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी आता है, तो क्या वो पूरी डी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं? अब फील्ड कितनी जगह पे? T माइनस टी जगह पे। तो अगर बिल्कुल बेसिक से चलोगे और कैपेसिटेंस लाओगे तो इसका आंसर आएगा D माइनस टी। क्यों? क्योंकि T जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई है। नहीं, अरे उतनी जगह में फील्ड ही नहीं है तो ना वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। यार सी हम कैसे लाया करते थे शुरू में, याद करो। सी बराबर होता था Q बाई वी, और वी को हम लिखते थे E इंटू डी, और वो D अब D माइनस टी हो गया है क्योंकि उतनी जगह पे E है ही नहीं। तो पूरे रिजल्ट में आखिरकार D माइनस टी आना चाहिए। ये कन्विंसिंग है कि नहीं? अब मुझे बताओ, इस आंसर और इस आंसर में थोड़ा ही सा अंतर है। यहां बस T बाई के और आया है। मुझे बताओ कंडक्टर का के क्या होता है? अगर मैं यहां इनफाइनाइट रख दूं यार, के अगर मैं यहां इनफाइनाइट रख दूं फॉर कंडक्टर, तो यही आंसर आ जाएगा कि नहीं? क्या आ जाएगा? सी इफेक्टिव बराबर एप्सिलॉन A बाई डी माइनस टी प्लस 0। तो इसका मतलब हम इससे इसको टिका सकते हैं। नहीं, कम से कम ये तो याद रहेगा। और ये याद रहेगा तो ये भी याद रखना कि उसमें 1 बाई के करके कुछ आता है, टी बाई के करके। के इनफाइनाइट डालने पे वो 0 हो जाता है। ज्यादा जनरल फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। लेकिन ये याद रखना मुश्किल काम है, तो ऐसा है कि कम जनरल याद रखो। ये याद रहेगा, इससे हम इसको रिकॉल करा लेंगे। यार ऐसे ही यार पढ़ना है कि हर चीज की वजह थोड़ा थोड़ा पता रहे, ताकि हम दिमाग में रख पाए। दिमाग में रखना फिजिक्स में एक बड़ा काम है, चीजें बहुत सारी हो जाती हैं। समझ गए भाई? ये वाला भी और कंडक्टर वाला भी। यहां ये इंसुलेटर भरा था और यहां ये क्या भरा है? कंडक्टर। कंडक्टर का आंसर रटा रहेगा तो ये वाला भी याद आ जाएगा। जीरो। बहुत बढ़िया। हो गया भाई? हम लोगों ने यार शुरू में एक बात करी थी कि जब भी हम कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर, तो एटॉमिक लेवल पे क्या इस डाइलेक्ट्रिक के एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? उनके एटम को पोलराइज कर देती है। यानी पॉजिटिव चार्ज को राइट धक्का मिलता है और नेगेटिव को लेफ्ट। क्या अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का असर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करता जाऊं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी जरूर होगी कि ये एटम पोलराइज होने से भी आगे बढ़ के आयनाइज हो जाएंगे। क्यों? यार इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट और पॉजिटिव को राइट। तो अब न्यूक्लियस निकल के तो नहीं चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जरूर लीक कर सकता है। किससे? एटम से। सोच के देखो यार, एक इंसुलेटर अपने इलेक्ट्रॉन लीक कर दे तो फिर यार ये तो किस में होता था? तो वो इंसुलेटर क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर बोलो यार, ठीक है, सुपर मत बोलो, रेजिस्टेंस तब भी होगा यार। कंडक्टर बन जाएगा। अब देखो यार, इस डाइलेक्ट्रिक का काम
एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना और दोनों प्लेटों को चिपकने से रोकना। भाई दोनों प्लेटें आपस में फोर्स लगाती कि नहीं, तो वो इंसुलेटर बीच में इसलिए लगाया जाता है ताकि दोनों प्लेटें मिले नहीं, अरे मिल जाएंगी तो फिर कैपेसिटर का मतलब खत्म हो जाएगा। तो बता, अगर ये कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाए तो ये सेम है इसकी दोनों प्लेटें चिपक गई। अरे फिर बताओ, अगर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कंडक्टर आ जाए तो फिर वो चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव इधर रहा करता था वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैपेसिटर कैपेसिटर तब तक है जब तक इस किनारे और इस किनारे पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर वो फ्लो ही कर गया तो फिर कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कराने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो क्या मैं कहूंगा वो कैपेसिटर बेकार हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द कैपेसिटर। और ब्रेकडाउन होने के लिए क्या जरूरी है, ब्रेकडाउन कराने के लिए या बचाने के लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उस लिमिट को हम बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि इतनी फील्ड से ज्यादा वो झेल नहीं पाएगा, वरना क्या हो जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ के क्या करने लगता है, कंडक्शन करने लगता है। क्यों, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। वो अपने एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैसा बन जाएगा, कंडक्टिंग। तो ब्रेकडाउन होने के लिए जिस फील्ड की जरूरत है उसका नाम क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ। ये भी समझ में आ गया। अब मुझे बता यार, फील्ड तो तब आएगी जब इसमें चार्ज आएगा, चार्ज तो तब आएगा जब इसमें हम वोल्टेज लगाएंगे। तो कुल मिला के यार फील्ड का लेना देना किससे है, तो हम ऐसी भी बात कर सकते हैं, हम अंदर की बातें तो जानते नहीं यार कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हम तो लगाते हैं वोल्टेज, जिसकी वजह से चार्ज आता है उसकी वजह से फील्ड आती है। तो हम सीधे लगाने के लेवल पे क्या बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा वोल्टेज मत लगाना, वरना कैपेसिटर के अंदर फील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगी नहीं। और अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे पहुंच गई तो उसका ब्रेकडाउन, तो हम जो है चौकन्ना रहेंगे वोल्टेज लगाते समय, हमें थोड़ी पता है। तो कैपेसिटर में ये लिख दिया जाता है भैया इसकी वोल्टेज लिमिट कितनी है, और उस वोल्टेज से ज्यादा लगाने पे उसका क्या हो जाएगा, तो उस वोल्टेज का नाम क्या रख दिया गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या जनता समझ गई यार, एक मैक्सिमम वोल्टेज है जिसको एक्सीड करने पे कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, और जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उस वोल्टेज का नाम क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। बात क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है, नोट कर लें।
नोट कर लिया भाई लोग? तो अब यार इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं जरा इस बात को ध्यान दें। अक्सर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि यार कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ है, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन पूछा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बता इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज लगा सकते हैं? ए और बी के अक्रॉस हम ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज लगा देंगे जिससे सिस्टम बचा रहे? 3 से ज्यादा नहीं लगा सकते। क्यों? 3 लगाएंगे तो इसको ये 3 पे आ गया, ये एकदम बिल्कुल ब्रेकडाउन की कगार पे है और ये सुरक्षित है। तो हमें तो पूरा सिस्टम बचाना है, तो जो सबसे कमजोर कड़ी है उसके हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा। इसका 3 वोल्ट से एक्सीड नहीं करना है और इसको 4 वोल्ट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। क्या जनता समझ पा रही है? यार ये क्या तरीका है यार? तुम क्लास में बैठे हो ना यार, थोड़ा तमीज से बैठो। ये खाने की क्या जरूरत है यार? क्लास चल रही है तो इसी बीच में सारा स्नैक्स तुम्हारा होना जरूरी है क्या? हाँ, कायदे से बैठा करो, क्लास में दिखना चाहिए कि तुम पढ़ने के लिए बैठे हो। थोड़ा फासला लेके बैठा करो, ऐसे चिपक के बैठता है कोई? ये कोई तरीका बैठने का? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। क्लास में हो, क्लास के तरीके से बैठो। मैं बहुत कुछ देख चुका हूं, इससे ज्यादा तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्लास है, कोई घर नहीं है तुम्हारा। 3 वोल्ट से ज्यादा ये नहीं झेल सकता है। बात समझ? क्या अभी समझ नहीं आया तुमको? इधर बाहर आगे आगे बैठे हैं, आगे आगे बैठे। तो यार अगर दो कैपेसिटर, एक की लिमिट 3 वोल्ट है, एक की 4 वोल्ट है, तो ज्यादा ज्यादा ये कितना वोल्टेज झेल सकता है? 3 वोल्ट झेल सकता है। 3.5 भी करेंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यार पैरेलल में डिस्कशन बहुत आसान है, डिस्कशन सीरीज में मुश्किल है। बदर इसकी ब्रेकडाउन लिमिट 2 वोल्ट है और इसकी ब्रेकडाउन लिमिट कितनी है? 2 वोल्ट है। तो बता ए और बी के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितना हो सकता है? हाँ, 2 वोल्ट। हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी वोल्टेज को सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो नियम क्या होता था? V बराबर क्या होता था? V1 प्लस, और V1 V2 का रेशियो क्या होता था? वो होता था C1 इज टू, सीरीज में V बराबर V इक्वल टू Q बाई C होता था, सॉरी 1 बाई C1 इज टू, याद है यार सबको? मैंने यार एक को 2 माइक्रोफेरेड बोला, दूसरे को 2 माइक्रोफेरेड बोला, इसका मतलब ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 वोल्ट लगाता हूं, 2 वोल्ट लगाता हूं, तो इसको कितना मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? सुरक्षित है कि नहीं? मैं 3 वोल्ट लगाता हूं तो 1.5, सुरक्षित है कि नहीं है? ज्यादा से ज्यादा मैं कितना वोल्टेज लगा सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम कितना लगा सकते हैं? 4 वोल्ट। क्योंकि 4 लगाएंगे तब ये भी अपने ब्रेकडाउन की कगार पे आ जाएगा, ये भी अपने ब्रेकडाउन की कगार पे आ जाएगा, तो 4 इसकी क्या है? यानी यार वी ब्रेकडाउन अक्रॉस ए एंड बी, अक्रॉस ए एंड बी, यानी ए और बी के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा 4 वोल्ट लगाया जा सकता है। ये डिस्कशन तब तक अभी आसान है जब तक ये दोनों कैपेसिटर सेम है। डिस्कशन कहां दिक्कत आएगी? जब इनके सी, तब इनका रेशियो 1:1, यहां तक नोट करें तो फिर आगे उसके चांसेस है नहीं, बट फिर भी हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए ही सही कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, मतलब यही आ जाए बहुत बड़ी बात है। सेम सीरीज सेम पैरेलल पे ही आता है। छोड़ो यार, इससे ज्यादा क्या करें? कितनी बात समझ में आ गई है? दैट्स इट। अब हम लोगों को बचे हुए क्वेश्चन इसके यहीं खत्म करना है, यहीं डिस्कशन होगा। नए साल से नया टॉपिक शुरू होगा। कौन सा नया साल? नहीं है सैटरडे को? अरे यार कोई बात नहीं, तो पुराने साल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी सैटरडे को शुरू होगा।
वेव एंड साउंड सभी लोग पढ़ चुके हैं, इस बैच में पढ़े थे जब हुआ था।